नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मायावती ने नरेंद्र मोदी सरकार को उहापोह में डाल दिया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और कांसीराम की विरासत संभालने वाली मायावती ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के बीच सब कैटेगराइजेशन की जो बात है यानी उपवर्गीकरण का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को एक तरह से एक ऐसी मुसीबत में डाला है जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार के लिए फिलहाल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सांसदों ने मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय दिया गया उस पर अपनी असहमति दर्ज कराई और असहमति दर्ज कराने की प्रक्रिया के दरमियान नरेंद्र मोदी ने इतना तो कहा, बतौर प्रधानमंत्री उन सांसदों को यह आश्वासन तो दिया कि एससी एसटी के आरक्षण में ओबीसी की तरह कोई क्रीमी लेयर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कहां दिया था कि क्रीमी लेयर लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मंतव्य दिया था क्रीमी लेयर के मुद्दे पर, और वो भी एक जज ने दिया था, उस पीठ के एक जज ने दिया था। संविधान पीठ जो इस मुद्दे पर बनी थी उसके एक जज साहब ने दिया था कि इस मुद्दे पर ओबीसी की तरह एससी एसटी में भी संपन्न तबकों को इस आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए क्रीमी लेयर होना चाहिए। मायावती ने जो दरअसल ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री के इस आश्वासन का स्वागत तो किया है और उस ट्वीट को आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वो ट्वीट में आपको पढ़ के भी सुना देता हूं जो आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एसटी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर नहीं लगाया जाएगा, क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने और एसटी एसटी वर्ग के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण नहीं करने की मांगों पर गौर किया जाएगा। यह उचित व ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत। ये करने की जरूरत ही कहां थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बाध्यकारी आदेश तो इस पर दिया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को सिर्फ ये इजाजत दी थी कि जो राज्य सरकारें चाहें और जिनके पास कोई आर्थिक सामाजिक डेटा मौजूद हो, जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने जाति गणना कराई थी, वैसे ही कोई आर्थिक सामाजिक डेटा मौजूद हो तो वहां की राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं ताकि एससी एसटी वर्ग में जिस प्रकार के बीच इस सामाजिक खाई है उसे पाटा जा सके। माला और मडिगा, आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में 2 उपवर्गीकरण है, लेकिन आरक्षण में उपवर्गीकरण नहीं था। अब शायद इस पर वहां की सरकार कुछ कर। मायावती के ट्वीट का दूसरा भाग देखिए, जहां से असली मुसीबत शुरू होती है इस नरेंद्र मोदी सरकार की। दूसरा और तीसरा भाग भी देख लीजिए। मायावती ने दूसरे भाग में अपने ट्वीट में कहा है, किंतु अच्छा होता कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर एससी एसटी वर्गों में क्रीमी लेयर लागू किए करना और इसका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय नहीं आता। यही मायावती ने कमजोर नसनवादी है भारतीय जनता पार्टी की। स्वाभाविक है, जिस सरकार केंद्र में जो सरकार होती है उस सरकार की तरफ से उस सरकार के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल सरकार के वकील होते हैं, और भारत सरकार के यानी नरेंद्र मोदी सरकार के वकील ने ही सदन के अंदर उपवर्गीकरण के पक्ष में ऐसी राय रखी जो मायावती के ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट होता है। सरकारी वकील यानी अटॉर्नी जनरल की राय का मतलब क्या होता है? भारत सरकार ये चाहती है। तो क्या भारत सरकार आरक्षण के बीच कोटा विदिन कोटा चाहती है? और जब वो कोटा विदिन कोटा चाहती है तो क्या इसे लागू करा पाएगी? मायावती ने दरअसल एक बड़े वोट बैंक को जिसे लाभार्थी में बदला जा रहा है उस पर केंद्र सरकार की मंशा के ऊपर बहुत करीने से सवाल उठा दिए। अब तीसरे पार्ट को देखिए, उनके ट्वीट के तीसरे पार्ट को। ये ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और तीसरा पार्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके एससी एसटी वर्ग का उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती है। अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए। यानी मायावती ने सीधे सीधे डिमांड रख दी कि संविधान संशोधन बिल लाया जाए। कैसे? संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ।
कैसे संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ संविधान संशोधन बिल आता है, वो प्रक्रिया सभी जानते हैं कि संविधान संशोधन नहीं बल्कि 2/3 बहुमत के आधार पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे किसी निर्णय को, जिस निर्णय को संविधान के मूल ढांचे में प्रतिपादित नहीं किया गया है और नीतिगत फैसले के करीब जाता है, वो उसे पलट सकती है। जैसा शाहबानो मामले में राजीव गांधी की सरकार ने किया था कि सर्वोच्च न्यायालय की 11 मेंबर की संविधान पीठ के फैसले को उलट दिया था। अब ये फैसला 7 मेंबर की संविधान पीठ का है। मायावती की डिमांड ये है कि इसी सत्र में लाया जाए। अब सभी जानते हैं कि सत्र को 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन 9 अगस्त को ही खत्म कर दिया गया, यानी सोमवार को होने वाली सीटिंग अब नहीं होगी। अगर सरकार की मंशा इसी सत्र में होती सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने की, तो निश्चित तौर पर सरकार संसद का के बजट सत्र की कार्यावधि को 2-3 दिन और बढ़ा देती, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं और मायावती को अपनी राजनीति करने का मौका यहाँ खुलकर मिल गया। अब खुलकर कैसे मिला, जरा इसे देखते। बहुजन समाज पार्टी, कई तरह के आरोप उस पर लगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज के दिन ये बहुत बड़ा यथार्थ है कि दलित वोटों के बीच अपना असर खोती जा रही है। तभी बहुजन समाज पार्टी के वोटों का प्रतिशत सिंगल डिजिट में आ गया। 10% से भी कम वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो उसकी राजनीति का गढ़ हुआ करता था। और दलित वोटर्स जो लाभार्थी चेतना में भी पूरी तरह से बसपा का साथ नहीं छोड़ा, वो उससे भी ज्यादा संविधान बचाने के मुद्दे पर और राहुल गांधी अखिलेश यादव की अपील पर बसपा का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ जाना कबूल कर चुका था। मायावती की राजनीति यहां से बहुत कमजोर पड़ रही थी। आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाना हटाना, इन दोनों मुद्दों से बहुजन समाज पार्टी की छवि पर और नुकसान पहुंचा। लेकिन अब जब बहुजन समाज पार्टी फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्रीमी लेयर के मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया। स्वाभाविक है, जब कोई बाध्यकारी निर्णय दिया नहीं, सलाह की मुद्रा में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होना चाहिए, वो भी कुछ जजों की व्यक्तिगत राय थी, उस पर प्रधानमंत्री के लिए रास्ता आसान था क्योंकि कोर्ट ने कुछ कहा नहीं था। लेकिन जहां उन्हें करने की जरूरत है कि SC/ST वर्ग का आरक्षण अक्षुण्ण रहे, उसमें किसी भी तरह का सब कैटेगराइजेशन ना हो, किसी भी तरह का OBC EBC की तरह अलग अलग कैटेगरी वहां ना बन पाए, उसे रोकने के लिए, उस दिशा में काम करने के लिए मायावती ने जिस प्रकार से गेंद को नरेंद्र मोदी के पाले में डाला है, उसके बाद ये पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए उलझता जा रहा है। चुनाव कहाँ का है? महाराष्ट्र का। चुनाव कहाँ का है? झारखंड का, जहां आदिवासी राजनीति यानी अनुसूचित जनजाति की राजनीति उफान पर होती है। महाराष्ट्र में दलित राजनीति हमेशा से उफान पर रही है, आज से नहीं, आजादी के पहले से रहे। समाज सुधार आंदोलनों की एक लंबी श्रृंखला चली है और हरियाणा में भी जहां चुनाव है, वहां भी दलित राजनीति बहुत मजबूत स्थिति में रही है। कांग्रेस की तो प्रदेश अध्यक्ष ही दलित रही है। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे। हरियाणा में देखें तो एक तरफ जाट खिलाफ है, दूसरी तरफ इस फैसलों को लेकर दलितों में नाराजगी। अब बचा क्या बीजेपी के पास? नायब सैनिक क्या कर पाएंगे? ठीक इसके आगे जाकर के आप देखें महाराष्ट्र, मराठा नाराज, अल्पसंख्यक नाराज, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में एक साथ बैठी हुई है। मराठा आरक्षण के मुद्दे ने अलग बीजेपी की छीछा लेदर कर रखी है। और बिहार एक ऐसा राज्य जहां नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के काफी पहले, तकरीबन 1.5 दशक पहले, सामाजिक योजनाओं में, सरकार की योजनाओं में, सोशल वेलफेयर स्कीम में दलितों के बीच एक अलग उपवर्गीकरण तो कर ही चुके थे, दलित और महादलित। आशंका जताई जा रही है कि अब नीतीश कुमार वहां आरक्षण में भी दलित महादलित कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो उनके हाथ बंधे हुए थे, लिहाजा उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम तक ही, समाज कल्याण कार्यक्रमों तक ही इस उपवर्गीकरण को सीमित रखा था। तो क्या नीतीश कुमार ये करके और ज्यादा इस मुद्दे को धार दे देंगे, जो बिहार में उनकी राजनीति को तो सूट करेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की छीछालेदार करवाएगा? कई मुद्दे एक साथ खड़े हो गए हैं और इन मुद्दों के एक साथ खड़े होने की परिस्थिति में मायावती ने पैनिक बटन दबा दिया है।
बहुजन समाज पार्टी की राजनीति इससे उभरेगी या नहीं उभरेगी, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन दलित राजनीति एक नए विमर्श के दौर में पहुंच जाएगी और उस विमर्श के दौर में दलित वोटर भी, आदिवासी वोटर भी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटर भी कहीं इस देश के अल्पसंख्यक मतदाताओं की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने को ही अपनी रणनीति का मुख्य हिस्सा तो नहीं बना लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी पर उसी प्रकार से कहर बनकर टूट सकता है जिस प्रकार से शाहबानो मामला और उस मामले के बाद राजीव गांधी सरकार द्वारा उठाया गया कदम कांग्रेस के ऊपर कहर बनकर ऐसा टूटा कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी केंद्र में बहुमत से अपने बूते बहुमत की सरकार नहीं बनाई। ये स्थिति बीजेपी के सामने अब आकर खड़ी हो गई है कि आखिर चुनावी हिंदुत्व बचेगा कैसे, आखिर नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास की असलियत तो नहीं खुल जाएगी, और आखिर इस देश में आरएसएस जिस प्रकार से समता की यानी इक्वलिटी की बात को समरसता के नैरेटिव में गोल गोल घुमाने की कोशिश करता रहा है, तो समरसता के मुद्दे को सामने रखकर गोल गोल घुमाने की स्ट्रेटजी उसकी इसके बाद एक्सपोज तो नहीं हो जाएगी। एक ऐसा पैनिक बटन मायावती ने दरअसल दबा दिया है जिसका लाभ बसपा को मिले न मिले, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि याद रखिए, मायावती की पार्टी भले ही कमजोर है, आज भी वो इस देश की सबसे बड़ी दलित नेता है। उनके कद का कोई दलित समाज का नेता और दलितों की राजनीति करने वाला नेता अभी भी नहीं है। मायावती की पार्टी कमजोर हुई, लेकिन बसपा के विकल्प के रूप में अभी न तो चंद्रशेखर आजाद रावण बसपा के पीक पर जैसी ताकत में खुद को ला पाए हैं, न ही चिराग पासवान ला पाए हैं। चिराग पासवान तो खैर भाजपा के साथ ही है, तो उनकी चर्चा ही बेमानी हो जाती है, और न ही जिग्नेश मेवानी और दूसरे दलित नेता ला पाए। तो इस परिस्थिति में क्या दलित मतदाता एक तरफा जैसे यूपी में विधानसभा लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ मुड़े, राहुल गांधी पर एतबार किया, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ बीजेपी के सामने आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है कि करे तो क्या करें, देखते जाइए होता क्या है। लेकिन कुल मिलाकर मायावती और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने बसपा के एजेंडे को सामने लाने के लिए एक निर्णायक लकीर खींचने की कोशिश तो जरूर की है। अब नतीजा क्या होगा ये वक्त के ऊपर निर्भर करता है, देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।